डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटनेट नीट क्रैश कोर्स। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे अपना चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसके कुछ लास्ट टॉपिक्स जो बचे थे, आज उन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जी हाँ, अब क्या होता है जब रेप्लिकेशन हो गई, ट्रांसक्रिप्शन हो गई, ट्रांसलेशन हो गई, उसके बाद जो जीन है उसको एक्सप्रेस होना होता है। और ये जो जीन एक्सप्रेशन है ये कैसे होता है, कौन इसे रेगुलेट करता है, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये बहुत ही बड़ा टर्म है। यानी कि ये जो है जीन जो एक्सप्रेस होता है वो अलग अलग लेवल्स पे होता है। अब क्या होता है, जो प्रोकैरियोट्स है उसमें एक मैकेनिज्म है जो जीन रेगुलेशन कराता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब जीन एक्सप्रेशन होता है तो वो क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड, यानी कि प्रोटीन जो है वो बनता है। अब जब प्रोटीन बनेगा तो इसको रेगुलेट कराना भी इम्पॉर्टेंट है। तो यूकैरियोट्स जो हैं हमारे, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, उसमें ये रेगुलेशन बहुत सारे लेवल्स पे होती है। सबसे पहला लेवल है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। जब क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म होती है तब जीन रेगुलेशन भी होता है। दूसरा है प्रोसेसिंग लेवल, यानी कि जब इंट्रॉन्स हम रिमूव करते हैं, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, उस टाइम पे भी जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट होता है। थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू दी साइटोप्लाज्म। एमआरएनए जब ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, तब भी जीन रेगुलेशन होता है। और लास्ट है आपका ट्रांसलेशनल लेवल, यानी कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है उस टाइम पे भी कुछ जीन्स क्या हैं, वो रेगुलेट होते हैं। अब ये जो सारे जीन्स हैं जो एक्सप्रेस होते हैं एक सेल के अंदर, इनका काम क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है, द जीन्स इन अ सेल आर एक्सप्रेस टू फॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और सेट ऑफ फंक्शंस। अब एग्जांपल ले लेते हैं, एक एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये कौन सिंथेसाइज करता है, इसे सिंथेसाइज करता है आपका बैक्टीरिया ई कोलाई। अब ये क्या करता है, इसका फंक्शन है ये कैटालाइज करता है डाइसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस को। यानी कि ये डाइसैकेराइड जो है उसकी हाइड्रोलिसिस को बढ़ाता है और लैक्टोज को कन्वर्ट करता है किसमें, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। हमारा डाइसैकेराइड क्या हो गया यहाँ पे, लैक्टोज। इसकी ये हाइड्रोलिसिस कराता है, यानी कि ब्रेक डाउन कराता है और किस में कन्वर्ट करता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। तो जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, इनको अपनी एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो लैक्टोज है इसे बैक्टीरिया यूज़ करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं होगा तो वो क्या करेगा, इसको यूज़ नहीं कर पाएगा, अपनी एनर्जी सोर्स को यूज़ नहीं कर पाएगा। और क्या होगा, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इफ बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज, यानी कि बैक्टीरिया के पास अगर लैक्टोज नहीं होगा तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को बचा के रखेगा और उसके लिए उसको क्या नहीं चाहिए होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की सिंथेसिस नहीं चाहिए होगी। अगर सिंपल टर्म्स में हम बात करें तो क्या है यहाँ पे, ये जो है ये है मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन जो क्या करती है, रेगुलेट करती है जीन्स के एक्सप्रेशन को। अब अगर एम्ब्रियोज की बात करें तो डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट, यानी कि एक फीटस से एम्ब्रियो जो बनता है और एम्ब्रियो से एक अडल्ट बनता है, इसके पीछे भी जीन रेगुलेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, ये तो हो गए हमारे यूकैरियोट्स की बात। अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की। तो अभी जैसे हमने बताया कि प्रोकैरियोट्स में एक स्पेशल मैकेनिज्म है जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जी हाँ, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है ना, वहीं पर ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। वहीं से जो जीन एक्सप्रेशन है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जीन एक्सप्रेशन वहीं से कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर हमने देखा था कि आरएनए पॉलीमरेज जो है
उसकी एक्टिविटी कहाँ स्टार्ट होती है, प्रोमोटर साइट पर, वहीं पर इनिशिएशन शुरू होती है ट्रांसक्रिप्शन की, तो यहीं से जो जीन रेगुलेशन है वो भी स्टार्ट हो जाता है। ये कैसे होता है, जो जीन रेगुलेशन है वो इंटरैक्ट होता है बहुत सारे जो एक्सेसरी प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनसे, विच इफेक्ट इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट्स। ठीक है, दीज रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली, यानी कि एक्टिवेटर का भी काम कर सकते हैं ये, और ये नेगेटिवली भी एक्ट कर सकते हैं, रिप्रेसर का भी काम कर सकते हैं। तो ये जो हमारे रेगुलेटरी प्रोटीन है ये दो फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। पॉजिटिवली अगर ये एक्ट करेंगे तो एक्टिवेटर्स होंगे, और नेगेटिवली करेंगे तो ये रिप्रेसर होंगे। अब जो एक्सेसिबिलिटी है प्रमोटर रीजन की प्रोकैरियोटिक डीएनए में, वो किससे रेगुलेट होती है, इंटरैक्शन ऑफ प्रोटीन्स विद द सीक्वेंस। जो सीक्वेंस है हमारी उससे प्रोटीन्स जो हैं एक्सेसरी प्रोटीन्स वो आके क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और इस टर्म को हम बोलते हैं, जब हमारे प्रोटीन और सीक्वेंस का इंटरैक्शन होता है तो उस जगह को हम टर्म करते हैं ऑपरेटर्स। जी हाँ, हम उस रीजन को क्या बोल देते हैं, ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर रीजन है ये एडजेसेंट है हमारे प्रमोटर के। ऑपरेटर प्रमोटर पे तो इनिशिएशन होगी, लेकिन ऑपरेटर साइड पर क्या होगा, इंटरैक्शन होगा। तो जीन रेगुलेशन का जो एग्जाम्पल है अब उसकी बात करते हैं। ये है हमारा फॉर एग्जाम्पल लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन द लैक ऑपेरॉन एंड इट इंटरैक्ट स्पेसिफिकली विथ लैक रिप्रेसर ओनली। ये जो लैक ऑपरेटर है ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे लैक ऑपेरॉन के अंदर, और ये इंटरैक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ आपके लैक रिप्रेसर से। चलिए तो हम लैक ऑपेरॉन स्टडी करते हैं। ये जो है ये एक मॉडल है जो किसने दिया था, दो जो साइंटिस्ट हैं हमारे, फ्रांसिस जेकब और जैक मोनोड, इन दोनों साइंटिस्ट ने ये हमें मॉडल दिया था लैक ऑपेरॉन। इसमें लैक जो है वो किसको रेफर करता है, लैक रेफर करता है आपके लैक्टोज को, जो डाइसैकेराइड है उसको। अब क्या है, अ पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। अब जो हमारा पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन है, अभी हमें पता है पॉलीसिस्ट्रॉन किस में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में, तो वो जो स्ट्रक्चरल जीन है उसे कौन रेगुलेट करता है, एक कॉमन प्रमोटर है, और उसी के साथ साथ रेगुलेटरी जीन्स है। अब सच अरेंजमेंट इज़ वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड रेफर्ड एज ऑपेरॉन, यानी कि जहाँ पे एक स्ट्रक्चरल जीन है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जीन, प्रमोटर है और रेगुलेटरी जीन्स है, इस पूरे अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं ऑपेरॉन। और अगर लैक ऑपेरॉन बोल रहे हैं तो यानी कि इसके अंदर लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लैक रेफर करता है लैक्टोज को, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लैक ऑपेरॉन। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग ऑपेरॉन्स हैं। एग्जाम्पल्स है लैक ऑपेरॉन, टीआरपी ऑपेरॉन, एआरए ऑपेरॉन, हिस ऑपेरॉन, वेल ऑपेरॉन। तो ये अलग अलग टाइप के ऑपेरॉन्स हैं। अब यहाँ पे हम जो बेसिकली बात करेंगे, हम बात करेंगे आपके लैक्टोज ऑपेरॉन यानी कि लैक ऑपेरॉन की। तो लैक ऑपेरॉन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लैक ऑपेरॉन के अंदर एक रेगुलेटरी जीन होता है जिसको हम कहते हैं आई जीन। अब ये आई क्या है, आई जो है यहाँ पे वो इंड्यूसर को रिप्रेजेंट नहीं करता, जबकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रादर इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर। ये इंड्यूसर नहीं है, ये क्या है, इनहिबिटर है। तो एक रेगुलेटरी जीन है यहाँ पे आई जीन, बाकी के 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो यहाँ प्रेजेंट हैं, जी, वाई और ए, ये हमारे तीनों क्या हैं, स्ट्रक्चरल जीन। अब जो आई जीन है ये कोड करता है रिप्रेसर को, जो लैक ऑपेरॉन है उसके रिप्रेसर को ये कोड करता है। अभी हमने बात किया ये इंड्यूसर नहीं इनहिबिटर है, तो ये रिप्रेसर के लिए कोड करेगा। अब जो 3 स्ट्रक्चरल जीन है उनका क्या क्या फंक्शन है वो देखते हैं। जी जीन जो है ये कोड करता है आपके एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, यानी कि बी गैल, जिसका फंक्शन क्या है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोलिसिस कराने की, और हाइड्रोलिसिस किसकी, डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड क्या है यहाँ पे हमारा, लैक्टोज। तो लैक्टोज को ये ब्रेक करेगा उसकी छोटी छोटी यूनिट्स में, ये मोनोमेरिक यूनिट्स, वो कौन कौन सी होंगी, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। तो डाइसैकेराइड को ये मोनोसैकेराइड में ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। अब वाई जीन की बात करें तो वाई जीन जो है वो कोड करता है एक और एंजाइम के लिए जिसका नाम है परमिएज। अब ये परमिएज क्या करता है, परमिएज का फंक्शन होता है ये जो हमारा सेल है उसकी परमिएबिलिटी को बढ़ाता है ताकि वो बीटा गैलेक्टोसाइड के लिए
परमिएबल हो जाए। इंक्रीजेज परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइड्स। ये जो बीटा गैलेक्टोसाइड्स है इसकी परमिएबिलिटी, हमारे सेल की परमिएबिलिटी को बढ़ाता है ताकि ये जो एंजाइम है ये आराम से आ जाए। ठीक है, अब लास्ट था ए जीन। जो ए जीन है ये एनकोड करता है किसके लिए? ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। अब ये जो तीनों जीन्स हैं इनके जो प्रोडक्ट्स हैं लैक ऑपेरॉन में, ये किस लिए हमें रिक्वायर्ड है? ये रिक्वायर्ड है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। All the three gene products in lac operon are required for metabolism of lactose। ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे नीट एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो लैक ऑपेरॉन को अच्छे से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। अब हम आगे चलते हैं। क्या होता है, बहुत सारे दूसरे ऑपेरॉन्स में जो जीन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑपेरॉन के, और हमें चाहिए होते हैं ताकि वो फंक्शन कर सके या तो मेटाबॉलिक पाथवे में या उससे कुछ रिलेटेड जो पाथवेज हैं उनमें। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये जो डायग्राम गिवन है ये है आपका लैक ऑपेरॉन। अब ये क्या है? यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट हैं। ये ऑपरेटर जीन है, ये देखिए ये ऑपरेटर रीजन है आपका। ये क्या है? हमारा इनिबिटर यानी कि आई जीन जो कि रेगुलेटरी जीन है। देन ये प्रमोटर है, ऑपरेटर है, और ये तीनों क्या है? स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। अब क्या होता है, ये जो है आपका रेगुलेटरी जीन ये रिप्रेसर एमआरएनए निकालेगा और यहाँ से क्या होगा? जो रिप्रेसर है वो मिलेगा। अब क्या होता है, जब इंड्यूसर नहीं है, ठीक है, इंड्यूसर नहीं है यानी कि लैक्टोज नहीं है, तो ये जो रिप्रेसर है ये जाके क्या करेगा? ये बाइंड करेगा ऑपरेटर जीन को, और जैसे ही ये ऑपरेटर को बाइंड करेगा तो क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रिवेंट होएगा ताकि वो ट्रांसक्राइब ना कर सके, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को ये स्टॉप करेगा। क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करेगा। ये कब होगा? जब इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है, तो रिप्रेसर जाके ऑपरेटर को बाइंड करेगा और ये प्रोसेस नहीं होगा। अब इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? रिप्रेसर एमआरएनए है, उससे रिप्रेसर निकला। अब इंड्यूसर है हमारे पास, तो इंड्यूसर क्या करेगा? रिप्रेसर से बाइंड करेगा और इस रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा। अभी क्या था? ये रिप्रेसर एक्टिव था जो ऑपरेटर से जाके बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को रोकता था, लेकिन जब इंड्यूसर प्रेजेंट है तो ये रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा। जब रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया तो ऑपरेटर साइड पर क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा प्रमोटर पे और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होगी। तो ट्रांसक्रिप्शन होगी यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन से ये तीनों जीन्स जो हैं ये क्या करेंगे? अलग अलग एंजाइम्स को कोड करेंगे। तो यहाँ पे लैक एमआरएनए है, जी जीन कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज से, तो क्या होगा? लैक्टोज ब्रेकडाउन होगा। ये परमिएज के लिए, इससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज की क्या होगी? परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी सेल में। और लास्ट है ट्रांसलेशन होगी, तो ये क्या करेगा? ए जीन जो है ट्रांस एसिटाइलेज को एक्ट करेगा और इस एंजाइम से ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा। तो ये था हमारा लैक ऑपेरॉन। ठीक है, आगे और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा लैक ऑपेरॉन के बारे में। जो लैक्टोज है वो क्या है? वो सबस्ट्रेट है हमारे एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। क्या सबस्ट्रेट है यहाँ पे? लैक्टोज। अब क्या होता है? एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ऑपेरॉन। लैक्टोज ही जो है यानी कि जो इंड्यूसर है यहाँ पे वो क्या है? लैक्टोज, जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ कराता है हमारे लैक ऑपेरॉन को, इसलिए इसको हम इंड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। अब जब एब्सेंस होगी, इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रेफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया, the lactose is transported through this into the cells through the action of permease। permeability बढ़ाएगा और लैक्टोज को ये क्या करेगा? सेल्स में लेके जाएगा। ठीक है, और अगर लैक्टोज होगा तो क्या होगा? लैक्टोज होगा देन इंड्यूसेस द ऑपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? यानी कि प्रेजेंस ऑफ inducer, तो repressor of the operon is synthesized from the I gene। the repressor protein bind to the operator gene of the operon, prevents RNA polymerase and transcribing the operon। ये तो हो गई जब इंड्यूसर जो है वो एब्सेंट है। अब प्रेजेंस में अभी हमने देखा presence of an inducer lactose or allolactose, the repressor is inactivated by interaction with the inducer,
दिस अलाउज RNA पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स। ठीक है, तो ये था हमारा लैक ऑपेरॉन। अब जो रेगुलेशन है लैक ऑपेरॉन की बाय रिप्रेसर, रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जब एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर है वो क्या है, नेगेटिव रेगुलेशन। जब क्या है, इंड्यूसर आपका एब्सेंट है, ठीक है, एब्सेंट ऑफ इंड्यूसर, तो वो होगा आपका नेगेटिव रेगुलेशन। अब जो लैक ऑपेरॉन है इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल एज, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एज दिस लेवल। यानी कि अभी आपकी क्लास के लिए सिर्फ इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है कि जो रेगुलेशन हो रही है रिप्रेसर के थ्रू वो नेगेटिव है, और जो लैक ऑपेरॉन की प्रेजेंस इंड्यूसर के प्रेजेंट में होती है वो पॉजिटिव रेगुलेशन है। हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आप इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आपके 12th बेसिस और नीट के लिए जो है वो इतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था लैक ऑपेरॉन। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, ये एक प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट हुआ था, जो लॉन्च हुआ था सॉरी इन द ईयर 1990। इस प्रोजेक्ट की हेल्प से हमने क्या किया था, पूरे ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया था। क्या किया था, सीक्वेंस किया था। In the preceding sections, you have learned that it is the sequence of bases in DNA that determines the genetic information of a given organ. अभी हमने क्या पढ़ा आगे कि जो सीक्वेंस ऑफ बेसिस हैं डीएनए में वो ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो हमें इस सीक्वेंस को स्टडी करना था, इसीलिए ये एक प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च हुआ गया। इसमें पूरे ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें क्या किया, ह्यूमन जीनोम जो है जो कितने बेस पेयर्स का है, 3 × 10⁹ बेस पेयर, उस पूरे जीनोम को सीक्वेंस किया गया था। और जब इसको सीक्वेंस किया तो क्या हुआ कि इससे एक और बायोलॉजी की नई जो एरिया है वो डेवलप हुआ, जिसको हमने नाम दिया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या हुआ। ह्यूमन जीनोम जो है वो कितने बेस पेयर्स का है, 3 × 10⁹ बेस पेयर, एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड इज $3 पर बेस पेयर। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, हम आगे चलते हैं। सिर्फ इतना ही इम्पॉर्टेंट था, इसके हेल्प से हमने क्या किया, पूरे डीएनए पूरे ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया, जितने भी बेस पेयर्स हैं उन सबको सीक्वेंस किया, और एक नई जो काम है उससे क्या निकला, द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड। इसलिए इनको क्या हुआ, जब ये पूरी ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया गया तो बहुत सारा डेटा भी हमें मिला। अब इस डेटा को क्या करना है, हमें स्टोर करना है ताकि हम जब मन चाहे उस डेटा को रिट्रीव कर सकें, और उसकी एनालिसिस भी करनी है। तो इस सब से एक नई साइंस जो है, नई जो हमारी एरिया डेवलप हुआ वो था हमारा न्यू एरिया इन बायोलॉजी, वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें क्या होता है, यूज़ ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस फॉर डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल एंड एनालिसिस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, गोल्स की बात करते हैं। ये जो HGP है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसका गोल क्या था, क्यों ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, क्या इसके गोल थे, इन्होंने किस चीज़ पे काम किया। तो इनका मेन जो गोल था, टू आइडेंटिफाई ऑल दी अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए में जितने भी जीन्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेकअप ह्यूमन डीएनए। Third है store this information in databases, improve tools for data analysis, transfer related technologies to other sectors such as industries, and last जो है address the ethical, legal and social issues that may arise from the प्रोजेक्ट। तो मेजर इनका काम था, इनको सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करना था ह्यूमन डीएनए के, इन्होंने जितने भी बेस पेयर्स हैं उनको सीक्वेंस करना था, ये इन्फॉर्मेशन को एक डेटाबेस बना के स्टोर भी करना था। अब डेटा एनालिसिस के लिए नए नए टूल्स भी इनको लेके आने थे, और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी जनरेट हुई थी इनको अलग अलग सेक्टर्स में लेके जाना भी इनका एक गोल था।
और जितने भी इश्यूज होते हैं एथिकल, लीगल, सोशल, उनको भी ओवरकम करना था। इसलिए इन्होंने ये जो हमारा प्रोजेक्ट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया। ठीक है, तो ये स्टार्ट कैसे हुआ था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ 13-year प्रोजेक्ट coordinated by US Department of Energy and National Institute of Health. During the earlier years of HGP, the Wellcome Trust UK became a major partner. ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इससे क्वेश्चन बनता है कि किसने स्टार्ट किया, तो कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है, तो ये भी पढ़ लेते हैं। एडिशनल कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम जापान, फ्रांस, Germany, China and others. The project was completed in the year 2003. Start हुआ था 1990 में और ख़त्म कब हुआ, कंप्लीट कब हुआ, 2003 में। तो 13 years long project था ये। Knowledge about the effects of DNA variations among individuals can lead to revolutionary new ways to diagnose. अब इसमें और भी जो भी चेंजेस हैं उससे हम नई नई एडवांसमेंट, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को भी जनरेट कर सकते हैं। तो जो डीएनए वेरिएशंस हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स में, इससे क्या हो सकता है, नए तरीके निकल सकते हैं डायग्नोस करने के, ट्रीट करने के या प्रिवेंट करने के किसी भी डिसऑर्डर को, क्योंकि हमें पूरे जीनोम का जो सीक्वेंस है वो पता चल गया, तो हम जो डिसीजेज हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बिसाइड प्रोवाइडिंग क्लूज टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, लर्निंग नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म डीएनए सीक्वेंस कैन लीड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचुरल कैपेबिलिटीज़। सिर्फ ह्यूमन्स ही नहीं, जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है उन पे भी बहुत अच्छे से इस पे काम हुआ। कौन कौन से? सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट, सी एलिगेंस, ड्रोसोफिला, प्लांट्स के लिए भी, और इन सबको भी बाद में सीक्वेंस किया गया। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से मेथड्स लगे थे, मेथडोलॉजीज़ क्या थी? तो मेथडोलॉजीज़ जो थी वो दो मेथडोलॉजीज़ थी। सबसे पहली थी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, जिसको बोलते हैं EST, और दूसरी थी आपकी सीक्वेंस एनोटेशन। तो क्या हुआ था, दो मेजर अप्रोचेस थी। पहली थी जिसमें आइडेंटिफाई करना था सारे जीन्स जो कि एक्सप्रेस करते हैं एक RNA की तरह, ट्रांसक्रिप्शन होता है जिनका, तो उनको कह दिया एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ये एक मेथडोलॉजी थी। और दूसरी थी द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम, पूरे जीनोम को सीक्वेंस करना, और इसको हमने बोल दिया जिसमें क्या है आपके कोडिंग, नॉन कोडिंग सीक्वेंस सब कुछ सीक्वेंस हुई, और इसको बोल दिया सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, ये दो मेथडोलॉजीज थी जो यूज़ हुई। अब फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल DNA फ्रॉम अ सेल, for sequencing the total DNA from a cell is isolated. सबको सीक्वेंस करने के लिए जो पूरा DNA है सेल का उसको आइसोलेट किया, उसको कन्वर्ट किया छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, अलग अलग रैंडम फ्रेगमेंट्स में ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइजेस, छोटे छोटे साइजेस के, और फिर उनको क्लोन किया एक सूटेबल होस्ट में रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से, यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स। अब ये जो क्लोनिंग है, ये रिजल्ट क्या, क्लोनिंग जब हमने क्लोन किया तो एम्प्लीफिकेशन किया गया हर DNA के फ्रेगमेंट का, और उससे हमने क्या किया, फिर उस जो DNA फ्रेगमेंट मिला उसको सीक्वेंस किया। अब जो वेक्टर्स हमने यूज़ किए थे, जो होस्ट जिसमें हमने इनको क्या किया था, क्लोन कराया था, द कॉमनली यूज्ड होस्ट वर बैक्टीरियाज एंड ईस्ट। तो जो वेक्टर्स थे जिसमें क्या हुआ, बैक्टीरिया यूज़ हुआ, उनको बोल दिया गया बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और जिसमें ईस्ट यूज़ हुआ था उनको बोल दिया ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको सीक्वेंस किया गया यूजिंग ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर्स, जो किस पे काम करते हैं, एक आगे हायर क्लासेस में आप ये सीक्वेंसिंग, अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स लेंगे तब आपको पता चलेगा। तो एक टाइप की सीक्वेंसिंग होती है जो डेवलप की थी एक साइंटिस्ट फ्रेडरिक सेंगर, उनको बोलते हैं सेंगर सीक्वेंसिंग। उस बेसिस पर क्या हुआ, इस DNA को, जो DNA फ्रेगमेंट्स हैं इनको सीक्वेंस किया गया। ठीक है, तो डेवलपिंग method for determination of amino acid sequences in protein, these sequences were arranged based on some overlapping regions present in them। यानी कि जो सीक्वेंसेस हैं उन पे जो भी ओवरलैपिंग रीजन है उनके बेसिस पर इनको अरेंज किया और फिर इनको सीक्वेंस किया। दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग, अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। अब
जितने बड़ा जीनोम है उसकी पूरी चीज़ों को सीक्वेंस करना ह्यूमन बेसिस के लिए तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सीक्वेंसर्स की हेल्प से इनको सीक्वेंस किया गया। और द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड ओनली इन मई 2006। एक ही क्रोमोसोम की जो सीक्वेंस है उसे कंप्लीट किया गया कब? 2006 में। दिस वाज द लास्ट ऑफ 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स, 22 ऑटोसोम्स एंड एक्स एंड वाई टू बी सीक्वेंस। ठीक है, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। अब आगे चलते हैं। अनदर चैलेंज क्या था जो बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग टास्क था, वॉज असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑन द जीनोम। अब जीनोम तो हमने सीक्वेंस कर लिया, उस पर जेनेटिक और फिजिकल मैप कैसे हम असाइन करें, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क था। तो ये कैसे किया गया? दिस वॉज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट। जो हमारे एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रिकॉग्निशन साइट है, उनके पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से ये किया गया। और कुछ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस की हेल्प से भी ये किया गया। और उन डीएनए सीक्वेंसेस को क्या कहते हैं? जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं उनको हम कहते हैं माइक्रो सैटेलाइट्स। ठीक है, तो ये जो था ये पूरा आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था। इसमें ये गोल्स थे, ये फीचर्स थे, ये इनके टास्क थे। अब हम बात करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। अब जब ह्यूमन जीनोम कंप्लीट हो गया तो उसके फीचर्स क्या क्या थे? तो जो ह्यूमन, उससे हमें पता चला, जो ऑब्जर्वेशंस थी वो ये थी कि जो ह्यूमन जीनोम है उसके अंदर होते हैं 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। जो एवरेज जीन है वो कंसिस्ट करता है 3000 बेसिस को। साइजेस जो हैं वो वेरी करते हैं, वेरी ग्रेटली, with the largest known human gene being dystrophin at 2.4 billion bases। जो सबसे बड़ा ह्यूमन जीन है वो कौन सा है? डिस्ट्रोफिन। ये हमारा मस्कुलर जीन है, ठीक है, मसल्स में पाया जाता है। देन टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट। पहले हमें लगता था कि 80,000 से 1,40,000 जीन्स हैं, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स हैं वो कितने हैं? 30,000 है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। 99.9% न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो सेम होते हैं सब में, बस 0.1% जो है चेंज है। इसकी वजह से हर इंडिविजुअल अलग टाइप का दिखता है। द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन। 30,000 जीन्स हमने क्या किए? डिस्कवर किए, लेकिन उनमें से 50% जीन ऐसे हैं जिनके फंक्शंस पता ही नहीं है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। 2% से भी कम जो जीनोम है वो कोड करता है किसको? प्रोटीन को। रिपीटेड सीक्वेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है ह्यूमन जीनोम के अंदर। रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स, 100 to 1000 टाइम्स। कुछ सीक्वेंसेस ऐसी हैं जो 100 से 1000 बार क्या हो रही हैं? रिपीट ही हो रही हैं। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स एंड इवोल्यूशन। उनका कोडिंग में कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, लेकिन वो क्या करती हैं? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में यूज़फुल है, इवोल्यूशन के लिए हेल्पफुल है, बस यही उनका काम है। ठीक है, क्रोमोसोम 1 जो है उसमें सबसे ज़्यादा जीन है, दैट इज़ 2968, और सबसे कम है मेल्स के अंदर वाई क्रोमोसोम में, वो है सिर्फ 231। ठीक है, साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया क्या? 1.4 मिलियन लोकेशंस जहाँ पे सिर्फ सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस है, यानी कि एक बेस पेयर चेंज है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? म्यूटेशंस हैं। मतलब कि जो इंडिविजुअल हैं वो बस एक सिंगल बेस पेयर की वजह से अलग अलग दिखते हैं, और इसको हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNPs। इनको SNPs कह के भी बोला जाता है। अकर इन human, this information promises to revolutionize the processes of finding chromosomal locations for disease associated sequence and tracing human history। यानी कि इस SNPs की हेल्प से, SNPs की हेल्प से हम जितने भी जो सिंगल म्यूटेशन वाले डिसऑर्डर्स हैं उनको हम ट्रेस कर सकते हैं, और उनका क्या कर सकते हैं? उनका हम ट्रीटमेंट ढूंढ सकते हैं।
तो ये था सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। अब आगे चलते हैं, एप्लीकेशन और फ्यूचर चैलेंजेस क्या थे। अब जो मेजर एप्लीकेशंस हैं वो देख लेते हैं। ये जो टास्क था इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, विल रिक्वायर द एक्सपर्टीज एंड क्रिएटिविटी ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट। बहुत साइंटिस्ट इसमें चाहिए फ्रॉम varied disciplines in both public and private sectors. One of the greatest impact having the HG sequence may well बी enabling a radically new approach to biological science। अब हमें ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस तो पता चल गई, उससे नई जो रिसर्च है उसमें बहुत चेंजेस आ सकते हैं। पहले क्या होता था, रिसर्चर क्या करते थे, एक या कुछ जीन्स को ही पढ़ते थे और एक टाइम पर सिर्फ कुछ जीन्स के बारे में ही पढ़ते थे, उससे ही अपनी नई रिसर्च मेथडोलॉजी बनाते थे। लेकिन जब हमें पूरा ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस कर लिया तो नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी जनरेट हो सकेंगी। with whole genome sequences and new high throughput technologies we can approach questions systematically on much broader scale। हम और ज़्यादा deep research कर पाएंगे। they can study all the genes in a genome, for example all transcripts in a particular tissue, organ और tumor। सारी चीज़ें हम एक ही टाइम पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पे, हाउ 10 of thousands of genes and proteins work together in interconnected networks to ऑर्केस्ट्रेट द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। यानी कि इस पूरी जीनोम सीक्वेंसेस से ये जो चैलेंज था हमारा, ये हम ओवरकम कर पाए। ठीक है, तो ये था सेकंड टॉपिक आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब जो लास्ट है यहाँ पे वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन वाइज, इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको अच्छे से समझना है। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये क्या है, ये हमारी एक टेक्निक है जिसमें क्या होता है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग डीएनए सीक्वेंस के जो कुछ रीजन्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं। यानी कि जो जेनेटिक डिफरेंस है दो इंडिविजुअल्स के बीच में, उसको हम इस टेक्निक की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसमें क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं डीएनए सीक्वेंस के, और उसको हम कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए, बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेस अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स। एक ही स्ट्रेच डीएनए का वो बार बार क्या होता है, रिपीट होता रहता है। अब इसको क्या किया जाता है, ये जो रिपीटेटिव डीएनए है इसको सेपरेट करते हैं बल्क जीनोम डीएनए से एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूज करके जो क्या होता है, इस डीएनए को सेपरेट करते हैं, रिपीटेटिव डीएनए को नॉर्मल जीनोमिक डीएनए से डिफरेंट अलग करते हैं। जो बल्क डीएनए है वो क्या करेगा, वो बहुत बड़ी मेजर पीक बनाएगा और दूसरी जो है वो छोटी छोटी पीक्स बनाएंगे, और इनको कहते हैं हम सैटेलाइट डीएनए। जो छोटी पीक्स बनाते हैं वो है सैटेलाइट डीएनए, और जो बल्क डीएनए है वो क्या करेगा, बहुत ऊंची पीक बनाएगा। डिपेंडिंग ऑन द बेस कॉम्पोजिशन A:T रिच या G:C रिच, एडेनिन थाइमिन रेशियो के हिसाब से या फिर ग्वानिन साइटोसिन रेशियो के हिसाब से ये क्या बनाते हैं, अपनी पीक्स बनाते हैं। और लेंथ ऑफ सेगमेंट, जो सेगमेंट है उसके लेंथ पे, और नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स। द सैटेलाइट डीएनए क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज। अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये भी अलग अलग कैटेगरीज में डिफरेंशिएट है बेसिस डिपेंडिंग ऑन दीज 3 फंक्शंस। तो पहला जो है वो होते हैं आपके माइक्रो सैटेलाइट्स, दूसरे हैं मिनी सैटेलाइट्स। अब ये जो सीक्वेंस है ये क्या करती हैं, ये किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती, लेकिन ये क्या करती हैं, ये हमारे ह्यूमन जीनोम में बहुत ज़्यादा पोर्शन में पाई जाती हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या दिखाती है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसमें सिर्फ क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ये किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती, हर इंडिविजुअल में अलग अलग होती हैं, इसीलिए इसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, इस टेक्निक में जो डीएनए है हम वो कहाँ से ले सकते हैं, हर टिश्यू से ले सकते हैं, जैसे कि ब्लड,
हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म एक्सेट्रा कहीं से भी डीएनए लेंगे एक इंडिविजुअल से and from an individual show the same degree of polymorphism, they become very useful आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक एप्लीकेशन। फॉरेंसिक साइंस के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल बन जाता है, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म दिखेगा उस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, अपने इसको सीक्वेंस कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, क्योंकि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये इनहेरिट होते हैं यानी कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आते हैं, तो फिंगरप्रिंटिंग जो है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये पैटर्निटी टेस्टिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट टूल बन सकता है। यानी कि हम किसी के भी अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है जिसमें आपको अपने ये बताना है कि बायोलॉजिकल फादर कौन है या मदर कौन है, तब भी हम इसको पता लगाने के लिए इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे हम ये पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से चेक कर सकते हैं। एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। अब क्या होता है, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है डीएनए सीक्वेंसिंग में, ये इसका मेजर फंक्शन क्या है, ये जेनेटिक मैपिंग कराता है ह्यूमन जीनोम में, और उसी के साथ साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी ये यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करूं अब ये पॉलीमॉर्फिज्म हम करे तो जा रहे हैं, ये पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है यानी कि जेनेटिक लेवल पे जरा सी चेंज, कुछ भी वेरिएशन जो है जेनेटिक लेवल पे वो होगा और उससे क्या होगी, म्यूटेशन होगी। तो अभी हमने बात की थी कि जरा सी म्यूटेशन की वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं वो सारे अलग अलग दिखते हैं, तो वो इसी पॉलीमॉर्फिज्म की बात हुई थी कि जेनेटिक लेवल पे एक छोटा सा चेंज है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर और वो एक अलग इंडिविजुअल है। 99.9% सब कुछ सेम है, लेकिन 0.1% जो चेंज है उसकी वजह से हम सब अलग अलग दिखते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब जो नई म्यूटेशन आती हैं वो अराइज होती हैं इन इंडिविजुअल आइदर इन सोमैटिक सेल्स और इन दी जर्म सेल्स, या तो वो सोमैटिक सेल्स में होंगी या फिर जर्म सेल्स यानी कि जो हमारे सेक्सुअल सेल्स हैं उनमें। ठीक है, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है अगर ये एक से ज़्यादा वेरिएंट पे होगा, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट एट अ लोकस इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01, यानी कि अगर सिंपल टर्म्स में भी लिखा है यहाँ पे तो वो भी देख लेते हैं। इफ़ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी इट इज़ रेफर टू एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि अगर एक वेरिएंट से ज़्यादा जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो पॉपुलेशन में दिखता है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.01 से ज़्यादा है और वो इनहेरिटेड म्यूटेशन है यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आई है, तो इसको हम कह देते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि ये जो पूरी पॉपुलेशन है इसके डीएनए में ही कुछ म्यूटेशन है जिसकी वजह से ये सारे ऑफस्प्रिंग्स में आ रही है, तो ये इनहेरिटेबल म्यूटेशन जो है इसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस would be higher as mutation in these sequence may not have immediate effect or impact on individual reproductive एबिलिटी। तो ये जो म्यूटेशंस हैं ये किस में देखी जाती हैं, जो नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस है उनमें ज़्यादा देखी जाती हैं, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे नहीं होता, तो इसीलिए ये जल्दी से क्या हो जाती हैं, इनहेरिट हो जाती हैं। दीज म्यूटेशन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये म्यूटेशन क्या होती है, जनरेशन से जनरेशन पास ऑन होती जाती हैं और बढ़ती जाती हैं एंड फॉर्म वन ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अलग अलग टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, रेंजेस फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज टू वेरी लार्ज स्केल। एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा या फिर और भी ज़्यादा स्केल पे, तो इस टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो देखे जाते हैं। और जैसे जैसे पॉलीमॉर्फिज्म होगा जनरेशन टू जनरेशन इवोल्यूशन और स्पेशिएशन जो है वो भी होगा। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये इवोल्यूशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब
हम बात कर लेते हैं दोबारा से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। ये टेक्निक जो है वो डेवलप हुई थी, इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक जेफरेस। ठीक है, इन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया था। ही यूज्ड अ सैटेलाइट डीएनए, उन्होंने एक सैटेलाइट डीएनए को यूज़ किया था एज प्रोब दैट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि उनमें पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए उनको कह दिया वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, यानी कि VNTRs। इस टेक्निक को यूज़ किया गया। दिस टेक्निक एज यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल VNTR एज प्रोब्स। अब इनमें क्या होता था, अब हम इसका प्रोटोकॉल देख रहे हैं, प्रोसीजर क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती कैसे। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, डीएनए को डाइजेस्ट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। फिर क्या होता है, इसको ट्रांसफ़र करते हैं, एक हम ट्रांसफ़र ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलस और नायलॉन। हम अब क्या करते हैं, इस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक शीट पर, मेम्ब्रेन पर। फिर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। किससे? ये जो VNTR प्रॉब्स हैं उनसे लेबल करके इसकी हाइब्रिडाइजेशन कराई जाती है। फिर इसको हम डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। स्कीमेटिक जो डायग्राम है वो नीचे दिया गया है। तो इस टाइप से जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट था इसका प्रोसीजर। अब ये जो है यहाँ पे देखेंगे हम, ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या होगा। पहले डीएनए को आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करने के बाद उसको डाइजेस्ट कराएंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। फिर क्या होगा, उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट कर लेंगे। जब सेपरेट किया तो उसको एक नायलॉन शीट पर, मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे उसकी, किसके साथ? VNTR प्रोब से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनको आइसोलेट कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो यही था आपका डिटेक्शन होगी। किसके बाद? डिटेक्शन कराएंगे उनको ऑटो रेडियोग्राफी से। ठीक है, तो ये जो VNTRs हैं ये बिलोंग करते हैं हमारी एक क्लास को, जो कि सैटेलाइट डीएनए की एक क्लास है, उनको बिलोंग करते हैं, जिसको हम रेफ़र करते हैं मिनी सैटेलाइट की तरह। A small DNA sequence is arranged randomly in many copy numbers. The copy numbers varies from chromosome to chromosome in an individual. हर इंडिविजुअल में ये जो कॉपी नंबर है ये वेरी करता है। ठीक है, the numbers of repeat show very high degree of polymorphism. ये जो VNTRs है इसमें बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म दिखती है, इसीलिए इनको हम यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आई होप आपको ये सब समझ आए होंगे, ये सारे टॉपिक्स आपके नीट पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।